सभी विद्यार्थियों और मित्रों को मेरा नमस्कार। भारतीय इतिहास श्रृंखला के व्याख्यान 25 के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज जिस विषय बिंदु पर हम अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस विषय बिंदु का शीर्षक है भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां 1757 से 1857 ईस्वी के बीच। इस पूरे व्याख्यान को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास है वो करेंगे। इसमें सबसे पहले जिस बिंदु पर हमारी बात होगी वो है कंपनी की वाणिज्यिक नीति 1600 से 1757 ईस्वी के दौरान किस प्रकार की थी, उसका क्या स्वरूप था, इसको हम प्रथम बिंदु के माध्यम से समझेंगे। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हमारी बात होगी इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारत की आर्थिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ा। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कंपनी की आर्थिक नीति के उस स्वरूप को जो कि 1757 से 1813 ईस्वी के बीच में निर्धारित होता है। इसके अंतर्गत हम ये जानने का और इस मामले की पड़ताल करेंगे कि वो कौन से तथ्य और कौन से कारक या ग्रह जैसे कि देश यानी मींस इंग्लैंड के कौन से ऐसे राजनीतिक कारक थे, उस समय कौन से आर्थिक कारक थे जिन्होंने इस अवधि के दौरान की कंपनी की आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया। चौथे बिंदु के अंतर्गत इसी प्रकार हमारी बात होगी कंपनी के आर्थिक नीतियों के उस कालखंड के बारे में जो 1813 से 1858 ईस्वी के बीच में आती है। पांचवें बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की। इस व्याख्यान को प्रारंभ करें इससे पहले मैं इस व्याख्यान के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपके साथ में साझा कर दूं कि इस व्याख्यान के माध्यम से हम किस बात को जानने का प्रयास है वो करने जा रहे हैं, किस बात का अध्ययन करने जा रहे हैं। मेरे द्वारा जो प्रस्तुत ये आज का जो व्याख्यान है भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, ये पूरी तरह से उस चीज को पूरी स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करने का एक प्रयास है जिसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि भारत में जो अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां हैं वो किस प्रकार से विभिन्न कारकों, विभिन्न तथ्यों और गृह देश की राजनीति के और आर्थिक शक्तियों के प्रभाव के अधीन किस प्रकार से अपना स्वरूप और अपना आकार है वो ग्रहण करती है। 18वीं सदी में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति का स्वरूप था वो 19वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में जाकर के तेजी से विविधीकृत होने लग जाता है। उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे, कौन से तथ्य जिम्मेदार थे, इसी की व्यापक पड़ताल है हम इस व्याख्यान के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम बिंदु से इस व्याख्यान को समझने की शुरुआत है वो करते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कंपनी की वाणिज्य नीति की। कंपनी की वाणिज्यिक नीति की जब हम बात कर रहे हैं तो 1600 से 1757 ईस्वी के दौरान के कंपनी की आर्थिक नीति का स्वरूप क्या था, उसकी वाणिज्यिक नीति किस प्रकार से संचालित थी, इसको हम इस बिंदु के माध्यम से समझने का प्रयास है वो करते हैं। जब हम 1600 से और 1757 ईस्वी के बीच में कंपनी के नेचर, कंपनी की प्रकृति के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो जो चीज उभर करके सामने आती है वो ये है कि कंपनी इस पूरी काल अवधि के दौरान एक व्यापारिक निगम के रूप में काम करती है और कंपनी का ज्यादातर जो समय है एक निश्चित प्रणाली पर आधारित एक व्यापार करने पर रहता है जिसमें वो इंग्लैंड से बहुमूल्य धातुएं और कुछ सामान लेकर के भारत में आती है। भारत में जो कारखानेदार है, सौदागर है, यहाँ के स्थानीय उत्पादक है, हैंडीक्राफ्ट के कारीगर है, उनसे वो सामान है वो यहाँ से खरीदती है बहुमूल्य धातुओं का उनको भुगतान करके, और भारत से खरीद दिए गए इस सामान को जो कंपनी के व्यापारी हैं वो ले जाकर के यूरोप के देशों में और इंग्लैंड में उसको बेच देते हैं और काफी सारा मुनाफा उनको इस व्यापार से होता है। तो इसको हम कहते हैं कि व्यापारिक निगम के रूप में वो कंपनी है वो काम कर रही थी। और कंपनी के द्वारा भारत से जिन चीजों का निर्यात किया जाता था शुरुआत में, उसमें हम सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, मसाले है और हस्तशिल्प की अन्य वस्तुओं का बड़ी मात्रा में कंपनी के जैसे कि व्यापारियों के द्वारा भारत के लोगों से वो सामान खरीदा जाता था। भारत के लोगों को बहुमूल्य धातुओं के रूप में उनका भुगतान किया जाता था और वो सामान ले जाकर के इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में भारी मुनाफे पर बेच दिया जाता था। तो कंपनी इस प्रकार से शुद्ध अपने व्यापारिक हितों से संचालित रहती है। कंपनी का किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस पूरी काल अवधि के दौरान है वो कहीं भी परिलक्षित नहीं होती। केवल एक दो घटनाएं ऐसी होती हैं जैसे 1686 ईस्वी में औरंगजेब से जब कंपनी है किसी गलत फहमी के कारण से या औरंगजेब की शक्ति को जब वो कम करके आंक लेती है तो ज्यादा व्यापारिक रियायतें हासिल करने के लिए टकरा जाती है जिसका परिणाम कंपनी के विपक्ष में जाता है। लेकिन कंपनी उसके बाद में समझ जाती है और 1754
1740 से यानी 1600 से 1740 ईस्वी की पूरी काल अवधि में कंपनी है उसका सिर्फ एक ही तरीका रहता है व्यापार करने का, इंग्लैंड से बहुमूल्य धातुएं लाओ, भारत से वस्तुएं खरीदो, भारत के उत्पादकों को बहुमूल्य धातुओं के रूप में उन जो खरीदे गए सामान है उसका भुगतान कर दो और भारत से खरीदे गए सामान को ले जाकर के यूरोप और इंग्लैंड में ले जाकर के भारी मुनाफे पर बेच दो। लेकिन 1740 से और 1757 ईस्वी के दौरान जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंपनी के लिए एक प्रकार से राजनीतिक चुनौती पेश की जाती है तो कंपनी है वो उसको एक प्रकार से राजनीतिक लड़ाइयों में उतरना पड़ता है, सैन्य कार्रवाई का उसे कुछ सहारा है वो लेना पड़ता है। लेकिन 1740 से 1757 ईस्वी के काल अवधि में भी कंपनी भारतीय जो उत्पादक है, भारत के जो कारखानेदार हैं, भारत के जो हैंडीक्राफ्ट के कारीगर हैं उनको बहुमूल्य धातुओं के रूप में भुगतान करती थी और उनसे सामान खरीद करके यूरोप के देशों में ले जाकर के बेच देती थी। तो कंपनी का इस प्रकार का व्यापारिक पैटर्न है वो लगातार है वो जारी रहता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि जब 1600 से 1700 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत का व्यापार वो चलता रहता है और उसको किसी भी प्रकार से उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि जब वो सामान ले जाकर के इंग्लैंड में बेचती है या यूरोप के देशों में बेचती है तो कहीं पर भी भारतीय सामानों का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। लेकिन 18वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में यानी प्रथम और दूसरे दशक में ब्रिटेन के उद्योगपतियों जो कि वस्त्र का धीरे धीरे निर्माण करने लग गए थे और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उनके द्वारा उत्पादन किया जा रहा था और जब क्योंकि लेकिन इस पूरी काल अवधि के दौरान भारत के वस्तुओं की इतनी अधिक लोकप्रियता है इंग्लैंड और बाकी यूरोप के देशों में हो गई थी कि इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने गृह सरकार से एक प्रकार से संरक्षण की मांग की और उन्होंने कहा कि भारत के जो सामान है वो इंग्लैंड के आम आदमी में इस कदर छा गए हैं कि हमारे सामान है वो किसी भी प्रकार से बिकने की स्थिति में नहीं है और अगर समय रहते कोई उपाय नहीं किया तो हम तो एक प्रकार से पूरी तरह से आर्थिक रूप से विपन्न हो जाएंगे। इसका परिणाम ये रहता है क्योंकि गृह सरकार है उसको अपने उद्योगपतियों के हितों की रक्षा के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ब्रिटिश उद्योगपतियों के द्वारा भारत के सूती वस्त्रों के खिलाफ एक व्यापक मुहिम चलाई जाती है। लेकिन भारत के सूती वस्त्र हैं वो ब्रिटिश जनमानस में काफी लोकप्रिय हो चुके थे क्योंकि ब्रिटेन के जो कपड़े थे वो ऊनी और खुरदरे थे जिनका भारत के सूती वस्त्रों के साथ में कहीं कोई विकल्प नहीं था। भारत के सूती वस्त्र अपनी उन्नत क्वालिटी के लिए जाने जाते थे और इंग्लैंड के प्रत्येक निवासी के घर में हर प्रकार के चाहे पर्दे हो चाहे वो कपड़े हो और यानी उनके जैसे कि डाइनिंग रूम में या उनके स्लीपिंग रूम में हर जगह भारतीय वस्त्र पूरी तरह से छाए हुए थे। जब ब्रिटेन के उद्योगपतियों के जब खुरदरे और ऊनी कपड़े नहीं बिकने लगे और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं पर का भी जब उनकी बिक्री स्थानीय स्तर नहीं होने लगी तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी और व्यापारी जो भारत से वस्तुएं ले जाकर के इंग्लैंड के देशों में बेच रहे थे, इंग्लैंड में बेच रहे थे, यूरोप के देशों में बेच रहे थे, उसके खिलाफ एक प्रकार से स्थानीय ब्रिटिश उद्योगपतियों के द्वारा एक मुहिम है वो खड़ी की जाती है और वो अपनी गृह सरकार से मांग करते हैं कि भारत से जो सामान ब्रिटेन में आ रहा है वो हमारे हितों की रक्षा के लिए ताकि हमारा उत्पादित सामान भी यहाँ के निवासी खरीद सके, इसके लिए हमें कुछ संरक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए ब्रिटेन की जो गृह सरकार है वो अपने उद्योगपतियों को प्रारंभिक संरक्षण देने के लिए भारत से जो भी सामान है वो इंग्लैंड में आता था उसके ऊपर 60 से 70% तक का टैक्स है वो लगा दिया। लेकिन इस 60 से 70% टैक्स लगाने के बाद में भी इतनी कीमत का भुगतान करने के बाद में भी इंग्लैंड के जो निवासी और इंग्लैंड के लोग हैं भारतीय वस्त्र और भारतीय सामान के उस समय शौकीन हो चुके थे। ब्रिटेन की सरकार एक और एफर्ट करती है अपने उद्योगपतियों को संरक्षण देने के लिए। वो ये एफर्ट किया जाता है कि भारत के जो छापेदार वस्त्र और रंगे हुए वस्त्रों के आयात पर ब्रिटेन में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है और अब सिर्फ है अगर भारत का कोई सूती वस्त्र वो ब्रिटेन में बिकेगा तो वो सिर्फ है सादा सूती वस्त्र होगा जिस पर किसी भी प्रकार से कढ़ाई नहीं होगी, जो किसी भी प्रकार से रंगा हुआ नहीं होगा। सिर्फ सादे सूती वस्त्र है वो ब्रिटेन में किसी न किसी रूप में बेचा जा सकेगा। बाकी भारत के छापेदार वस्त्रों और रंगे हुए वस्त्रों के आयात पर ब्रिटेन में 18वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में प्रतिबंध है वो लगा दिया जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे मैंने कहा कि उसके द्वारा भारतीय वस्त्रों को और भारतीय सामानों को इस कदर इंग्लैंड में और यूरोप के देशों में लोकप्रिय बना दिया गया था कि सूती और रेशमी वस्त्रों को
एक प्रकार से इंग्लैंड में जमाए रखने में इस ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत बड़ा योगदान रहा। कम से कम 18वीं सदी के मध्य तक भारत के सूती वस्त्र और रेशमी वस्त्र है वो इंग्लैंड के बाजार है उसमें पूरी तरह से जमे रहे। तो ये कंपनी की जो वाणिज्यिक नीति है वो, क्योंकि कंपनी को उस समय अपने स्थानीय उद्योगपतियों के सामानों की कोई खास उनकी बिके या नहीं बिके कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो व्यापारियों की संस्था थी और व्यापारियों के लिए येन के प्रकार अपने मुनाफे से मतलब होता है, अपने माल की बिक्री से मतलब होता है और उस माल की बिक्री से अगर ज्यादा मुनाफा मिलता है तो वो माल चाहे वो कहीं से भी व्यापारी को खरीदना पड़े व्यापारी उसको खरीदता है। और इस 1600 से 1757 ईस्वी की अवधि के दौरान इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय यही किया भारतीय मालों के संदर्भ में। और इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारतीय मालों को यहां से खरीदती थी उसके साथ एक और बात थी कि भारत के जो स्थानीय शासक है उन्होंने भी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि इससे उन स्थानीय जैसे कि राज्य है उसमें एक प्रकार से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलता था और यहाँ के जो सौदागर, कारीगर, व्यापारी और हैंडीक्राफ्ट के जो भी शिल्पकार थे उनके सामान को अच्छी कीमत पर ले जाकर के यूरोप के देशों में बेचा जाता था। तो स्थानीय शासकों ने हमेशा इंग्लैंड की जो व्यापारिक जो कंपनी थी उसके हितों को और उसको बढ़ावा देने के लिए हमेशा कार्य किया और उसको विभिन्न प्रकार की व्यापारिक रियायतें देकर के भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित है वो किया। तो इस प्रकार की थी ये कंपनी की वाणिज्यिक नीति 1600 से 1757 ईस्वी के दौरान। अब हम बातें कर लेते हैं कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1750 ईस्वी के दशक से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति का मतलब मशीनों पर आधारित तेज गति से कारखानों में सामानों का उत्पादन होने लगता है। औद्योगिक क्रांति का मतलब ही सिर्फ यह है कि बड़े बड़े कारखानों में मशीनों के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज गति से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होना। और इंग्लैंड में विभिन्न कारकों के चलते 1750 ईस्वी के बाद में तेजी से कारखानों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन है वो होता है। ब्रिटेन में क्योंकि उस समय एक प्रगतिशील सरकार थी और ब्रिटेन में जिन लोगों के पास पूंजी इकट्ठी हुई थी उन लोगों ने उस पूंजी को अपने ऐशो आराम, अपने विलासिता में खर्च नहीं किया, अपितु उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाने में, ज्यादा से ज्यादा मशीनों के आविष्कार में और ज्यादा से ज्यादा तकनीकी डेवलपमेंट को बढ़ाने में उस पूंजी का निवेश किया। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में प्रगतिशील सरकार थी, पूंजीपतियों की उद्यमकारी सोच थी और ब्रिटेन के पास अपना एक विशाल बाजार था, क्योंकि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और वेस्ट इंडीज तक ब्रिटेन के जो बाजार है वो फैले हुए थे। ब्रिटेन का वहां के द्वीपों पर कब्जा था। तो ब्रिटेन को अपने सामान बेचने के लिए बाजार की उस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने वाली थी। तो ब्रिटेन के पास विशाल बाजार था और विभिन्न आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को ब्रिटेन के लिए सबसे पहले संभव और सफल बनाया। जब ब्रिटेन के कारखानों में तेज गति से सामानों का उत्पादन होने लगा तो उनके लिए जो सबसे पहली बात यही हुई कि जब तेज गति से उत्पादन होने लगा तो उन्होंने स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं को कम कीमत पर पूरा कर दिया। लेकिन कारखानों में इतनी तेज गति से उत्पादन होने लगा कि इंग्लैंड के स्थानीय निवासियों की मांग कम थी लेकिन कारखानों में उत्पादन ज्यादा हो रहा था। तो उस ज्यादा उत्पादित माल को दुनिया के विभिन्न देशों में खपाने के लिए ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने अपनी सरकार पर यह दबाव डाला कि ज्यादा से ज्यादा बाजार है उनको हथियाने का प्रयास करें ताकि इंग्लैंड की आर्थिक समृद्धि व औद्योगिक क्रांति के माध्यम से विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। और इंग्लैंड की गृह सरकार ने वो हर संभव प्रयास किए ताकि अपने उत्पादकों को, अपने पूंजीपतियों के हितों की रक्षा की जा सके और उनके जो उत्पादित सामान है उसके दुनिया के सभी बाजारों में बेचा जा सके। लेकिन भारत जैसे एक विशाल बाजार है फिर भी ब्रिटेन के उद्योगपतियों के लिए एक प्रकार से उस पर एक बैन लगा हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार मिला हुआ था और ब्रिटेन के कोई भी उद्योगपति और पूंजीपति चाह करके भी यहां पर अपना सामान नहीं बेच सकते थे। तो ब्रिटेन के जो नवोदित उद्योगपति और पूंजीपतियों का वर्ग है उन्होंने एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकार के खिलाफ प्रारंभ से ही एक मुहिम छोड़ दी और उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रिटेन की गृह सरकार पर यह दबाव डाला कि जो कारखानों में ज्यादा सामान उत्पादित हो गया है उसको आसानी से भारत के एक विशाल बाजार में आसानी से खपाया जा सकता है, बशर्ते शर्त यह है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार बना हुआ है उसके विशेष अधिकार को समाप्त किया जाए। लेकिन जैसा कि हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में चर्चा की है कि इंग्लैंड की ईस्ट
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के संदर्भ में ब्रिटेन की संसद में भी अपने लिए प्रभावशाली और उनके शुभ चिंतक सांसद मित्र है वो पाल रखे थे। ब्रिटेन की सरकार में कई मंत्री भी उसका फेवर करते थे और इवन वो सम्राट को भी अक्सर उपहार देते रहते थे, जिसके कारण से इस कंपनी के भारत के संदर्भ में व्यापारिक एकाधिकारों को आसानी से समाप्त करना संभव नहीं था। लेकिन जिस तरह का उद्योगपतियों का और ब्रिटेन के पूंजीपतियों का प्रेशर बढ़ रहा था कि इंग्लैंड की भारत के संदर्भ में व्यापार है उसको सभी के लिए खोला जाए, और उसी समय एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिख करके उन्होंने ये कहा कि व्यापार है उसको सभी के लिए खोला जाना चाहिए, उस पर कुछ लोगों का एक अधिकार या विशेष अधिकार नहीं रखा जाए। तो ये वो कारक थे जिन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार के खिलाफ एक प्रकार से एक मुहिम है वो छेड़ दी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो बहुत ज्यादा उत्पादन होने लग गया था, सरप्लस प्रोडक्शन इंग्लैंड के कारखानों में होने लग गया था, उस सरप्लस प्रोडक्शन को दुनिया के बाजारों में खपाने के लिए उस प्रकार के बाजार की आवश्यकता थी। लेकिन भारत एक विशाल बाजार था और भारत में उस समय तक कंपनी को जिस प्रकार के व्यापारिक एक अधिकार मिले हुए थे उस संदर्भ में इंग्लैंड के उत्पादित सामानों को यहाँ पर बेचना संभव नहीं था। इसलिए उद्योगपति और पूंजीपतियों ने लगातार अपनी सरकार पर उस प्रकार का प्रेशर डाला ताकि उनका उत्पादित सामान है वो यहां पर भारत के बाजारों में बेचा जा सके। ये एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट होने लग गया था 1760 से और 1770 ईस्वी के दशक में, जिसके आगे आने वाले समय में कंपनी की आर्थिक नीतियों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था और कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों को एक प्रकार से खुली चुनौती है वो धीरे धीरे दी जाने लगी। लेकिन कंपनी को कुछ समय के लिए जीवन दान मिल गया और जो इंग्लैंड के उद्योगपति और पूंजीपतियों ने कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी उसको जो सार्थक परिणति, अंतिम परिणति अर्थात तब 1813 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से जब पूरे अंग्रेज निवासियों के लिए, विदेशी लोगों के लिए भारत के बाजार को खोल दिया, उस प्रक्रिया में कम से कम 40-50 साल है वो लग गए। यानी 1760 के दशक से जो प्रयास होते हैं वो 1813 ईस्वी में जाकर के फलीभूत है वो होते हैं। तो इस प्रकार से इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति है उसकी आवश्यकताओं ने, उसको जो सामान को खपाने के लिए बाजार की डिमांड ने भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों को न केवल प्रभावित किया अपितु भारत की एक लंबे समय तक आर्थिक रूप से गुलाम बनाए जाने की एक प्रक्रिया की भी शुरुआत है वो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के माध्यम से होने वाली थी। उस दिशा में प्रयास है वो जारी थे और ब्रिटेन के उद्योगपति और पूंजीपति इस तरह की मांग है वो अपनी गृह सरकार से कर रहे थे। जब हम बात करते हैं कि कंपनी की आर्थिक नीति 1757 से 1813 ईस्वी में किस प्रकार की थी, जैसा कि हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में इस बात की व्यापक पड़ताल की है कि 1757 ईस्वी में जब प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं तो बंगाल के संसाधनों पर जो अकूत संपदा का जो प्रांत था उस पर कंपनी का कब्जा हो जाता है। कंपनी को जब बंगाल के प्लासी के युद्ध में एक प्रकार से उसको सभी व्यापारिक विशेष अधिकार और विभिन्न प्रकार का बहुत सारा धन है वो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को मिलता है। कंपनी को हर प्रकार का व्यापार करने के लिए जो पहले थोड़े बहुत प्रतिबंध थे वो बहाल कर दिए जाते हैं और कंपनी को व्यापार करने के लिए एक प्रकार से खुला मंच है वो प्राप्त हो जाता है। बंगाल के संसाधनों पर 1757 ईस्वी में जो थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है वो 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के पश्चात की गई इलाहाबाद की संधियों से और जो बाद में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है 1765 से 72 ईस्वी की अवधि में, और बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी को इस दौरान मिल जाता है। तो इस प्लासी के युद्ध से जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी बंगाल के संसाधनों पर अधिकार करने की वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 1765 ईस्वी तक वो चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। अर्थात बंगाल के अकूत संसाधनों पर राजस्व के सारे जो संसाधनों पर राजस्व के नियंत्रण का अधिकार है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल के संसाधनों पर अधिकार मिल गया तो कंपनी की जो आर्थिक नीति और वाणिज्यिक नीति में एक बहुत बड़ा एक गुणात्मक परिवर्तन यहां पर देखने को मिलता है। जैसा कि हमने अपने प्रथम बिंदु के अंतर्गत चर्चा की थी कि 1600 से और 1757 ईस्वी के बीच में कंपनी क्या करती थी कि इंग्लैंड से बहुमूल्य धातुएं लाती और उन बहुमूल्य धातुओं को भारतीय व्यापारी, सौदागर और कारीगरों को देती और उनसे सामान खरीदती और उस सामान को ले जाकर के इंग्लैंड और यूरोप के देशों में बेच देती। लेकिन जब
बंगाल के संसाधनों पर उसका अधिकार हो गया, बंगाल के राजस्व पर उसका अधिकार हो गया, तो बंगाल के संसाधनों से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारियों ने भारतीय लोगों से, यानी भारत के पैसे से भारत के लोगों का ही सामान खरीदा। यह एक प्रकार से भारत के आर्थिक शोषण और आर्थिक दोहन की प्रक्रिया की शुरुआत है, वो यहीं से प्रारंभ हो जाती है। अब कंपनी के कैरेक्टर में परिवर्तन आ गया, क्योंकि कंपनी को भारत से सामान खरीदने के लिए किसी भी प्रकार से इंग्लैंड से बहुमूल्य धातुएं लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जब बंगाल के राजस्व पर कंपनी का अधिकार हो गया तो उस बंगाल के राजस्व के माध्यम से उसने कंपनी ने अपने बंबई और मद्रास में बिखरे हुए प्रदेशों का खर्चा भी निकाला और इस बंगाल के संसाधनों के आधार पर एक बड़ी सेना भी गठित की, ताकि कंपनी को जो ज्यादा से ज्यादा है राजस्व है वो अर्जित हो सके। तो अब कंपनी के कैरेक्टर में परिवर्तन हो चुका था, कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन हो चुका था। अब कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के साथ राजस्व मामलों का प्रबंधन करने वाली शक्ति बन गई थी। एक राजनीतिक क्षेत्र को, एक राजनीतिक भू क्षेत्र की एक राजनीतिक शक्ति है वो बन गई थी। तो इस प्रकार कंपनी के कैरेक्टर में इस समय बहुत ज्यादा है वो परिवर्तन आ जाता है। तो ये कंपनी की आर्थिक नीति को इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं कि बंगाल के संसाधनों पर जब उसका अधिकार हो गया तो कंपनी को बाहर से बहुमूल्य धातुएं लाने की आवश्यकता नहीं और बंगाल के संसाधनों से ही उन चीजों को खरीदा गया और बाद में ले जाकर के यूरोप के देशों में उन चीजों को बेच दिया गया। लेकिन अगर हम कुछ तथ्यों की परीक्षा करें, जैसे कंपनी के द्वारा भारतीय कारखानोदारों के 1750-51 ईस्वी में 15 लाख पाउंड का सामान है वो ब्रिटेन में बेचा गया, यानी 15 लाख पाउंड का सामान भारतीय कारखानेदारों से खरीद करके कंपनी ने उस सामान को ब्रिटेन में भेजा। अगर कंपनी उसी नीति पर चलती तो अगर हम उसका एक मैथमेटिकल टाइप में, स्टैटिकल टाइप में अगर उसका अंदाजा लगाए तो 1798 ईस्वी में 58 लाख पाउंड तक का सामान है वो ब्रिटेन भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब कंपनी को बंगाल के संसाधनों पर कब्जा हो गया था। और कंपनी ने बंगाल के संसाधनों पर जैसे ही कब्जा किया तो उन्होंने न केवल बंगाल के संसाधनों पर कब्जा किया, अपितु जो भारतीय बुनकर है, जो सूती वस्त्र बुनने का काम करते थे, उन बुनकरों को भी कठोर शर्तें ला दी और उनको कहा कि आप कंपनी के लिए सामान बनाओगे और कंपनी को ही वो सामान बेचोगे। और बुनकरों से जो शर्तें तय की जाती थी वो बुनकरों के एक तरह से हितों के बिल्कुल विपरीत होती थी। बुनकरों को बहुत कम कीमत दी जाती थी और उनके सामान को बहुत ज्यादा कम कीमत पर खरीदा जाता था। तो इस प्रकार से जो इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के संदर्भ में एक प्रकार से आर्थिक नीति है उसका एक प्रकार से गुणात्मक परिवर्तन इस प्रकार से देखने को मिलता है, क्योंकि बंगाल के संसाधनों से बुनकरों पर विभिन्न प्रकार की शर्तों का आरोपण हो जाता है, बुनकरों को कम कीमत में सामान बेचने के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन अगर कोई बुनकर यह चाहे कि वो स्वतंत्र रूप से अपना माल बनाए तो उसका भी समाधान है ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोज लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि कच्चे यानी वस्त्र बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, कच्चे माल के रूप में कपास की। तो कपास की पूरी खेती पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण कर लिया। अब अगर बुनकर को कपड़ा स्वतंत्र रूप से बुनना है और अगर वो कंपनी को नहीं देना चाहती तो ठीक है मत दीजिए, लेकिन आपको कपास कहां से खरीदनी होगी, आपको कपास तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदनी होगी और कंपनी के पास ही पूरी कच्ची कपास का संग्रहण होने लगा, उसका भंडारण होने लगा, क्योंकि कपास की खेती पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया। तो इस प्रकार से बुनकर है अगर उनसे कपास लेकर के खरीदते, कपास यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों से अगर कपास लेकर के कपड़ा बुनते तो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कपास है बड़ी महंगी कीमत पर देती, और जब अगर वो उसके लिए काम करते, कंपनी के लिए कपड़े बुनने का काम करते तो वो उनको बहुत कम कीमत देती। तो इस प्रकार से बेचारे बुनकर है वो बर्बाद हो गए, भारत के जो हैंडीक्राफ्ट्स के जो कारीगर है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। अर्थात एक प्रकार से भारत के हस्तशिल्प उद्योगों के पतन की शुरुआत है वो बंगाल के संसाधनों पर जब कंपनी ने कर लिया तो उससे होने लग गई। इसके अलावा जब हमने बात की अभी की इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के कारण अपने उद्योगों को सुरक्षा देने के लिए भी उस समय इंग्लैंड में आयात शुल्क लगाए गए, क्योंकि जैसे ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और उसमें सूती वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, लेकिन भारत के सूती वस्त्र है वो इंग्लैंड में काफी खासे लोकप्रिय थे और भारत के सूती वस्त्र है वो हाथ से बनने के बाद में भी इतने सस्ते थे कि वो
ब्रिटेन के जो मशीनों में बने हुए सूती वस्त्र भी उनकी प्रतियोगिता में नहीं टिक सकते थे। तो ब्रिटेन की गृह सरकार ने उसके लिए अपने नवोदित उद्योग धंधों को, अपने वस्त्र उद्योग को संरक्षण देने के लिए काम किया। वो काम ये किया कि उसने भारत के जो सूती वस्त्र थे उन पर भारी भरकम आयात शुल्क लगा दिया, और अर्थात एक प्रकार से उनके इंग्लैंड में आयात को हतोत्साहित किया गया। और लेकिन भारत में उस तरह का कोई प्रयास है वो नहीं किया गया, क्योंकि भारत में उस समय कोई स्वतंत्र सरकार नहीं थी और बंगाल में तो स्थिति पूरी तरह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में थी। तो कंपनी की जो आर्थिक नीति है इस प्रकार से लगातार अपना स्वरूप बदलते हुए आगे है वो बढ़ती जाती है। ब्रिटिश उद्योगपति जो लगातार दबाव बना रहे थे, क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले चर्चा की है कि ब्रिटेन के उद्योगपति और पूंजीपति ये दबाव बना रहे थे कि कंपनी का जो व्यापारिक एक अधिकार भारत के साथ है उसको समाप्त किया जाए, ताकि ब्रिटेन के जो कारखानों में बहुत ज्यादा सामान उत्पादित हो रहा है उसको आसानी से भारत में बेचा जा सके। लेकिन कंपनी ने एक अच्छा खासा प्रभाव है सम्राट के संदर्भ में बना रखा था, उसकी ब्रिटिश सरकार में काफी अच्छी पैठ थी, और ब्रिटिश संसद में उसके काफी प्रभावशाली सांसद मित्र थे जो कंपनी के विशेष अधिकार थे उसको समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन कुछ बीच बचाव का रास्ता है वो निकाला गया, और ब्रिटेन के उद्योगपतियों का ये बढ़ता हुआ प्रभाव था कि 1769 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया और कंपनी से कहा कि भाई आप ऐसा कीजिए कि 3,80,000 पाउंड के मूल्य का प्रतिवर्ष जो ब्रिटेन के कारखानों में सामान उत्पादित हो रहा है उसको ले जाकर के आप भारत में बेचेंगे, यानी भारत निर्यात है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो 1769 ईस्वी में ब्रिटिश उद्योगपतियों के प्रभाव के चलते हुए ब्रिटिश सरकार एक कानून बनाती है जिसमें यह कहा जाता है कि ब्रिटेन के कारखानों में उत्पादित सामान जिसका मूल्य 3,80,000 पाउंड प्रति वर्ष होगा, इतना सामान तो कम से कम आपको ले जाकर के भारत में है वो कम कीमत पर बेचना होगा। इसी प्रकार का उद्योगपति और पूंजीपतियों का लगातार प्रेशर है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर जारी रहता है, क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार की शर्तों को इसलिए मानना पड़ रहा है क्योंकि लगातार चार्टर के नवीनीकरण के लिए उसको ब्रिटिश सरकार और संसद की सहमति की आवश्यकता थी, और ब्रिटिश सरकार और संसद पर लगातार प्रेशर बनाए जा रहे थे उस समय ब्रिटेन के नवोदित उद्योगपति और पूंजीपति। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटिश सरकार ने जो कानून बनाए उन शर्तों को मानना पड़ा, उन कानूनों को लागू करना पड़ा। इसी प्रकार का 1793 ईस्वी में भी ब्रिटिश उद्योगपति और ब्रिटिश पूंजीपतियों के पक्ष में एक फैसला है ब्रिटेन की गृह सरकार करती है, वो ये करती है कि 3,000 टन वजन का जो सामान है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से ढोने की अनुमति ब्रिटेन के उद्योगपति और पूंजीपतियों को दी जाएगी। तो अगर हम कुछ चीजों का और बारीकी से थोड़ा विश्लेषण करें तो अब हम देखते हैं कि ब्रिटेन से धीरे धीरे जब ब्रिटेन की क्योंकि औद्योगिक क्रांति के सबसे बड़ा वाहक बना था सूती वस्त्र, और सूती वस्त्र का भारत में स्थानीय स्तर पर भी उत्पादन होता था, लेकिन भारत के सूती वस्त्रों पर भारी भरकम आयात शुल्क लगा दिया गया ताकि ब्रिटेन का सूती वस्त्र उद्योग है वो पनप सके। तो 1794 ईस्वी से हम कुछ फिगर्स के माध्यम से समझ सकते हैं कि ब्रिटेन से सूती वस्त्रों का जो एक विपरीत दिशा, पहले तो क्या होता था कि भारत से इंग्लैंड जा रहा है सूती वस्त्र और उससे भारत को काफी मुनाफा हो रहा था, लेकिन अब औद्योगिक क्रांति के कारण सूती वस्त्र के जो व्यापार की दिशा है वो बिल्कुल पलट गई, यानी वो विपरीत दिशा में चली गई। इसे अगर हम कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझें तो चीजें हैं वो भलीभांति स्पष्ट हो जाती है। अर्थात 1794 में जहां 156 पाउंड मूल्य का ही जो ब्रिटिश कारखानों में बना हुआ सूती कपड़ा है वो भारत में भेजा गया, वहीं लगातार ब्रिटेन के उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के बढ़ते दबाव के कारण 1813 ईस्वी तक आते आते 1,10,000 पाउंड मूल्य के सूती वस्त्र है वो भारत में बेचा गया। अर्थात जो 156 पाउंड मूल्य का सूती वस्त्र 1794 ईस्वी में भारत में आया था वही अब ब्रिटेन में बना हुआ सूती वस्त्र है, उसकी कीमत 1813 ईस्वी में आते आते 1,10,000 पाउंड मूल्य तक का सूती कपड़ा है वो भारत में बेचा गया। 1793 से और 1813 ईस्वी के बीच कंपनी के व्यापारिक विशेष अधिकारों के खिलाफ जो 1760 ईस्वी के दशक से जो ब्रिटेन के पूंजीपति और उद्योगपतियों ने व्यापक अभियान चलाया था उसको और भी तीव्रता प्रदान की जाती है 1793 से 1813 ईस्वी के बीच। अर्थात 20 सालों तक वो एक सशक्त अभियान चलाते हैं, अपने पक्ष में वो ब्रिटिश जनमत को करते हैं, ब्रिटिश समुदाय को अपने पक्ष में करते हैं
ताकि भारत के संदर्भ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार बने हुए हैं उनको समाप्त कराया जा सके और भारत का व्यापार सभी ब्रिटिश वासियों के लिए खोला जा सके। 1812 ईस्वी में इन मामलों को लेकर के संसद की प्रवर समिति बनती है और वो संसद की प्रवर समिति इस मामले की जांच करने के लिए बनाई जाती है कि भारत के जो बाजार है उसको ब्रिटेन के उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए किस प्रकार से खोला जाए। और दूसरी बात की उसे ये जांच करनी होती है कि अब चूंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी है और ब्रिटेन के कारखानों को सामान बनाने के लिए काफी मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता है, तो क्या हम ब्रिटेन कि 1813 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से क्या कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं भारत के संदर्भ में और ईस्ट इंडिया कंपनी पर इस प्रकार की कोई नीति ला दे सकते हैं ताकि भारत का विशाल बाजार है ब्रिटेन के आर्थिक हितों का पोषक बन जाए। अर्थात भारत को एक आर्थिक उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया पर एक विचार मंथन है वो 1812 ईस्वी की प्रवर समिति के द्वारा किया गया। इसके अलावा अगर हम कुछ बात कर लें तो 1772 ईस्वी में जब कंपनी के पास बंगाल का प्रत्यक्ष शासन आ गया और प्रत्यक्ष शासन से संबंधित जब हमने देखा कि प्रशासनिक ढांचा है वो कंपनी शासन के अधीन किस प्रकार से विकसित किया गया, तो कंपनी के चाहे वो प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में चाहे हमने नागरिक सेवा की बात की हो, चाहे पुलिस की बात की हो, चाहे आर्मी की बात की हो या न्यायिक संगठन की बात की हो, तो जितना भी जो प्रशासनिक सेटअप किया गया था उस प्रशासनिक सेटअप को लागू करने का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी का यह था कि ज्यादा से ज्यादा आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक संसाधनों का किस प्रकार से दोहन है वो किया जा सके। तो जब भी हम आर्थिक प्रशासनिक ढांचे को समझेंगे तो प्रशासनिक ढांचे में जो भी सुधार किए गए वो सिर्फ इसलिए किए गए ताकि भारत के संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा कंपनी के हित में दोहन किया जा सके और ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों के लिए उसका शोषण है वो किया जा सके। क्योंकि 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट में एक और नीति बना दी गई थी कि आगे से जो भारत है वो भारत के जो आर्थिक हित है वो ब्रिटेन के आर्थिक हितों के साथ संचालित होंगे। अर्थात भारत के आर्थिक हितों पर ब्रिटेन के आर्थिक हितों को तवज्जो दी जाएगी। अर्थात 1793 के एक्ट से ही उस व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी जिसमें कंपनी की कोई भी आर्थिक नीति है वो ब्रिटेन के आर्थिक नीतियों को तय करते हुए वो आगे बढ़ेगी। अर्थात ब्रिटेन के आर्थिक हितों को सबसे ज्यादा प्रधानता दी जाएगी, ब्रिटेन के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य है वो किए जाएंगे। और 1812 ईस्वी की प्रवर समिति ने इस संदर्भ में व्यापक विचार विमर्श किया और उसी का एक नतीजा था कि 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट है वो आया जिसने भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों में एक प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन है वो लेकर के वो प्रस्तुत हुई। एक बार मैं फिर से उन बातों का दोहरान कर देता हूं कि जितना भी हमने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में पढ़ा कंपनी के प्रशासनिक ढांचा स्थापित करने का शुद्ध हित थे वो भारत के आर्थिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा दोहन करना था, चाहे वो नागरिक सेवा की बात हो, चाहे वो पुलिस की बात हो, चाहे वो सैन्य व्यवस्था की बात हो और चाहे वो न्यायिक संगठन की बात हो। ये चारों के चारों जो स्तंभ थे प्रशासन के उनका एक ही मकसद होता था कि कंपनी के आर्थिक हितों की पूर्ति की जाए, ब्रिटेन की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयास है उनको गति दी जाए, भारत के आर्थिक संसाधनों का जितना ज्यादा से शोषण किया जाए उतना ही कम है। इन सारे के सारे प्रशासनिक स्तंभों ने भारत के आर्थिक संसाधनों के दोहन की प्रक्रिया को तीव्र से तीव्रतर बनाया। अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी और अंग्रेजों की आर्थिक नीति 1813 से 1858 ईस्वी तक कैसी रही। जैसा कि अभी हमने बात की और हम लगातार बात करते आ रहे हैं कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से जो बड़ी मात्रा में कारखानों में सामान का उत्पादन होने लग गया था और ब्रिटेन के नवोदित उद्योगपति और पूंजीपतियों के वर्गों ने ब्रिटेन की गृह सरकार पर जो दबाव डाला और लगातार वो दबाव की रणनीति पर काम करते रहे, उसी का सार्थक परिणाम है वो 1813 ईस्वी में आता है जब 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट से पहली बार भारत का व्यापार है सभी ब्रिटिश वासियों के लिए खोल दिया गया और कंपनी के भारत पर व्यापारिक एकाधिकार है उसका अंत कर दिया गया। सिर्फ चाय पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा और चीन के साथ व्यापार पर भी कंपनी का एकाधिकार बना रहेगा। इसके अलावा भारत का बाजार है सभी ब्रिटिश वासियों के लिए, सभी विदेशियों के लिए खोल दिया जाता है। एक प्रकार से 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट है वो भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति के संदर्भ में
उस युग की शुरुआत करता है जिसमें भारत को अब एक प्रकार से एक आर्थिक उपनिवेश बना दिया गया। वो आर्थिक उपनिवेश बना दिया गया जिसको ब्रिटेन के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करनी थी, जिसको ब्रिटेन की जो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ज्यादा मात्रा में जो सामान उत्पादित हो रहे थे उसके सामानों के लिए एक बाजार का काम करना था। ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति है वो करनी थी। इसी दिशा में अंग्रेजों की आर्थिक नीति है वो 1813 से और 1858 ईस्वी की कालावधि में संचालित होती है। अगर हम इसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझे तो हम इसके संदर्भ में कुछ बातें हैं वो तथ्यात्मक रूप से कह सकते हैं कि भारत का व्यापार है वो सभी के लिए खोल दिया गया। खेती है भारत को अब औद्योगिक इंग्लैंड का आर्थिक उपनिवेश है वो बना दिया गया। ब्रिटिश सामान है बड़ी मात्रा में भारत में आने लगा और इसके विपरीत भारत के संदर्भ में मुक्त व्यापार की नीति है वो लागू कर दी गई। लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर दोगली नीति अपनाई, यानी भारत के सामानों पर ब्रिटेन में तो भारी भरकम आयात शुल्क लगा दिए, लेकिन ब्रिटेन के सामान हैं वो बगैर किसी शुल्क के या नाम मात्र के शुल्क पर भारत के बाजारों में तेजी से बेचे जाने लगे। इसके कारण से भारत के हस्तशिल्प के उद्योग है वो बर्बाद हो गए, भारत के कारीगर और बुनकर है वो बेरोजगार हो गए, भारत में दरिद्रता बढ़ गई और भारत की पूरी तरह से जो आर्थिक संपत्ति है वो उसको पूरी तरह से दोहन करने की शुरुआत है वो इंग्लैंड के राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर है वो हो गई। तो ब्रिटिश सामान बड़ी मात्रा में भारत में आने लगा। इसके विपरीत भारतीय सामान पर भारी भरकम शुल्क लगाकर विदेशी बाजार है वो छीन लिया जाता है। भारतीय उद्योगों का विनाश ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए आवश्यक था, क्योंकि अगर भारत के उद्योगों का विनाश नहीं किया जाता, भारत के सामानों के आयात पर ब्रिटेन में भारी भरकम शुल्क नहीं लगाया जाता, तो ब्रिटेन के जो कल कारखानों में जो सामानों का उत्पादन हो रहा था उस औद्योगिक क्रांति को शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाना पड़ता। चूंकि उस समय ब्रिटेन में एक राष्ट्रीय सरकार थी और राष्ट्रीय सरकार को अपने नवोदित उद्योग धंधों की स्थापना के लिए उसको संरक्षण देने के लिए जो भी प्रयास करने होते हैं वो अक्सर उन सरकारों के द्वारा किए जाते हैं। और ब्रिटेन की राष्ट्रीय सरकार ने यह किया कि अपने नवोदित जो भी उद्योग धंधे थे जिनमें वस्तुओं का उत्पादन होता था, जब भी उससे संबंधित कोई भी सामान जब विदेशों से मंगाया जाता तो उस पर भारी भरकम शुल्क लगा दिया जाता, और ताकि स्थानीय माल की स्थानीय स्तर पर खपत हो और स्थानीय लोग स्थानीय माल के प्रति आकर्षित हो। और अगर स्थानीय लोग विदेशी माल के प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो भारी भरकम शुल्क लगा करके उस सामान को इतना महंगा बना दिया जाए कि उस ब्रिटेन में कि वो सामान एक प्रकार से वहां पर बिकना है वो काफी महंगा साबित हुआ। और धीरे धीरे भारतीय जो सामान है वो ब्रिटेन और यूरोप के बाजारों के लिए धीरे धीरे है वो बंद होने लगा, क्योंकि सभी देशों ने संरक्षणात्मक शुल्क लगाए, प्रतिबंधात्मक नीति अपनाई भारत के सामान को यूरोप के देशों में बेचने के लिए। लेकिन भारत को एक प्रकार से भारत के बाजार को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया, क्योंकि उस समय भारत है वो पूरी तरह से इंग्लैंड का एक आर्थिक उपनिवेश बन चुका था, ब्रिटेन की वो राजनीतिक नियंत्रण में आ चुका था और ब्रिटेन है उसने भारत के उद्योग धंधों, भारत के दस्तकारों, भारत के हस्तशिल्पियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और उससे उस प्रकार की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि उसका पूरा उद्देश्य था कि ब्रिटेन के उद्योग धंधों की गति को तीव्रता प्रदान करना, भारत को सिर्फ कच्चे माल के एक स्रोत के रूप में इस्तेमाल करना, यानी भारत की सिर्फ यही आवश्यकता रह जाएगी, भारत का सिर्फ इसी उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा कि वो ब्रिटेन के कल कारखानों के लिए कच्चे माल का निर्यात है वो करें और ब्रिटेन के जो कारखानों में उत्पादित सामान है उसके लिए भारतीय लोग हैं उन वस्तुओं का इस्तेमाल करें ताकि ब्रिटेन की ज्यादा से ज्यादा आर्थिक समृद्धि है वो हो। तो हम ये कह भी सकते हैं कि इंग्लैंड के बहुत सारे आर्थिक इतिहासकारों ने ये बात को भी जिक्र किया है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति सफल नहीं होती अगर भारत के आर्थिक संसाधनों पर, भारत के आर्थिक बाजार पर उसका कब्जा नहीं होता। भारत के आर्थिक बाजारों पर कब्जे ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की सफलता को सुनिश्चित कर दिया था, अर्थात अब उसका सफल होना अवश्यंभावी था, क्योंकि कच्चे माल की भी पूर्ति काफी हद तक वो भारत के माध्यम से की जा रही थी। विदेशों से तेजी से आयात बढ़ता है और भारत में सूती कपड़े के आयात के संदर्भ में इसे अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जब हमने देखा कि 1794 ईस्वी में सिर्फ 154 पाउंड के मूल्य का सूती कपड़ा है वो भारत में ब्रिटेन से आया और 1813 ईस्वी तक बढ़ते हुए वो 1,10,000 पाउंड मूल्य तक का पहुंच जाता है। लेकिन जब भारत के बाजार को ब्रिटिश सामानों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया तो भारत में सूती कपड़ों की एक प्रकार से बाढ़ आ गई और 1856 ईस्वी में हम उसे देख सकते हैं कि 63 लाख
पौंड मूल्य का सूती कपड़ा है वो, यानी ब्रिटेन के कल कारखानों में बना हुआ सूती कपड़ा है वो भारत में आया। और अब ये सूती कपड़ा इतना सस्ता होता था और इतनी अच्छी क्वालिटी का बनने लगा कि भारत के जो बुनकर हैं और भारत में सूती कपड़े के जितने भी जो स्थानीय स्तर पर जो उत्पादक कारीगर है, उन्होंने सूती कपड़े को बुनना ही एक प्रकार से बंद कर दिया। क्योंकि एक तो उनको कच्चा माल नहीं मिल पाता था, क्योंकि कच्चे माल के रूप में कपास पर पूरी तरह से ब्रिटिशों का कब्जा है वो हो गया था। दूसरा, उन पर कई प्रकार की कठोर शर्तें लाद दी गई थी और उनको सामान को जो वो इतनी हाथ से मेहनत करके जो बनाते थे उसकी कीमत सामान्यतः ज्यादा होती थी। जबकि ब्रिटेन के कल कारखानों में बना हुआ जब सूती कपड़ा बड़ी भारी मात्रा में भारत में आया तो वो बहुत सस्ता होता था और भारतीय लोगों ने उस सस्ते माल को अपनाया। अर्थात कोई भी जो कंज्यूमर होता है, उपभोक्ता होता है, वो हमेशा सस्ते माल को प्राथमिकता देता है। और ये भी उस दौर में दी गई जब भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना है उसका एक प्रकार से काफी हद तक अभाव था। तो एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति है वो भारत के संदर्भ में लागू की गई और ये अंग्रेजों के दोगले चरित्र और व्यापार के संदर्भ में जो मुक्त व्यापार की नीति का उन्होंने जोर शोर से समर्थन किया था कि व्यापार में किसी भी प्रकार की अड़चने हैं या प्रतिबंध है वो नहीं लगाए जाने चाहिए। लेकिन इंग्लैंड ने अपने औद्योगिक हितों की सुरक्षा के लिए, अपने उद्योग धंधों को संरक्षण देने के लिए भारत के सामान पर इंग्लैंड में तो भारी भरकम शुल्क लगा दिए, लेकिन भारत के बाजार में वही इंग्लैंड के सामान बगैर किसी शुल्क के बेचे जाने लगे। और शुल्क की जो दर थी उसको वो एक प्रकार से हमें झकझोर देने वाली है कि अगर हम बात करें तो 1824 ईस्वी में भारत के मोटे सूती कपड़ों पर, यानी महीन सूती कपड़ों का निर्यात तो एक तरह से बंद ही हो गया था और 1824 ईस्वी में मोटे सूती कपड़ों पर भी कम से कम 68% यानी 67.5% की दर से कर लगता था और इसके अलावा मल बल पर भी 37.5% टैक्स लगता था। और कुछ मामलों में तो कुछ सामानों, भारतीय सामानों पर इंग्लैंड में टैक्स की दर है वो 400% से भी अधिक थी। अब इन परिस्थितियों में भारत के जो हैंडीक्राफ्ट्स जो कारीगर हैं, जिन्होंने जो हाथ से जो सामान बनाया जाता था, उस सामान को इतने ज्यादा भारी भरकम टैक्स का भुगतान करके इतनी ऊंची कीमतों पर इंग्लैंड में कैसे बेचा जा सकता था, और वो भी तब जब इंग्लैंड में कल कारखानों में उसी प्रकार की अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लग गया। तो इंग्लैंड की आर्थिक नीति है वो पूरी तरह से भारत को आर्थिक उपनिवेश बनाने पर तुली हुई थी और भारत एक प्रकार से इंग्लैंड के हितों का पोषक करने वाला आर्थिक उपनिवेश है वो बन चुका था। भारत को एक प्रकार से इंग्लैंड के संदर्भ में क्या करना था, कच्चे माल का निर्यात करना था और ब्रिटेन से तैयार माल है वो भारत के बाजारों में बेरोक टोक बेचा जाना था। भारत से जिन चीजों का कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया वो कुछ चीजें थी जैसे कच्चा कपास है, रेशम है और अनाज की भी बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि ब्रिटेन की जनसंख्या के तेजी से वृद्धि हुई थी और अनाज वहां पर ज्यादा मात्रा में उत्पादित नहीं किया जाता था। लेकिन भारत का बाजार है, भारत की अर्थव्यवस्था है वो ब्रिटेन के पूरी तरह से चंगुल में आ चुकी थी और बहुत कम दरों पर भारतीय किसानों से वो अनाज उत्पादन करवा करके उस अनाज को बहुत कम कीमत पर ले जाकर के इंग्लैंड के में लोगों की जो अनाज से संबंधित पूर्ति है वो की जाती थी। तो कच्चे माल के रूप में जिस सामान को इंग्लैंड में बेचा जाता था वो था कच्चा कपास, रेशम, अनाज, अफीम और नील। तो इस काल अवधि में एक और काम किया ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपतियों ने। यहां पर आपको समझने में और भूल हो सकती है कि यहां पर ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपति जब मैं बात करूंगा तो आपको यह लगेगा कि शायद वो भारतीय लोगों की दशा सुधारना चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिश 1820 और 30 के दशक में ब्रिटिश पूंजीपतियों और ब्रिटिश उद्योगपतियों ने उपयोगितावादी दृष्टिकोण से और इंजिलवादी दृष्टिकोण से एक मांग को जोर शोर से उठाया कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो विभिन्न प्रकार के भू राजस्व प्रबंधन किए गए थे, यानी रेतवाड़ी बंदोबस्त है, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था और मेलवाड़ी व्यवस्था के रूप में जो राजस्व भू राजस्व बंदोबस्त की नीतियां लागू की गई थी, उनके संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि ये किसानों पर ये लगान की दरें हैं वो बहुत ज्यादा हैं और लगान की दरों को कम किया जाना चाहिए। ब्रिटेन के पूंजीपति और उद्योगपतियों ने उस समय ब्रिटेन की गृह सरकार से यह मांग की कि भारत में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से यह मांग की कि भारत में जो किसानों पर बहुत ज्यादा टैक्सेशन लगा दिया गया है उस टैक्सेशन को कम किया जाए। इसके अलावा भारतीयों को आधुनिक बनाया जाए, भारत के जो परंपरागत रूढ़ी और रिवाज हैं जिसके कारण से मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, उनको सुधारने के लिए ब्रिटेन को कुछ आगे बढ़ करके
कुछ सुधारात्मक सामाजिक सुधार के लिए कुछ कानून हैं वो बनाए जाने चाहिए। जैसे 1829 का सती प्रथा एक्ट है, बाद में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया और बाद में विधवा पुनर्विवाह जैसे कानून बनाए गए। इस प्रकार के कानूनों की उन्होंने मांग की और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि भारत के लोगों को भी वेस्टर्नाइजेशन किया जाना चाहिए। अगर हम वेस्टर्नाइजेशन करेंगे तो ये लोग हैं पश्चिम के तौर तरीकों से अच्छी तरह से परिचित होंगे और इनमें एक प्रकार से ब्रिटिश शासन के प्रति है एक आस्था है वो पैदा होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपको ये भ्रम हो सकता है कि ब्रिटेन के पूंजीपति और उद्योगपति तो उस समय भारत के संदर्भ में बहुत अच्छा सोच रहे थे। वो तो कह रहे थे कि किसानों की टैक्स की दर को कम किया जाए, भारतीयों को भी परंपरागत रूढ़ी और रीति रिवाजों से मुक्त करने के लिए उनको आधुनिक बनाया जाए, उनको अंग्रेजी पद्धति पर शिक्षा दी जाए और उनके सामाजिक सुधार के लिए कुछ कानून बनाए जाए और इसके अलावा उनका वेस्टर्नाइजेशन किया जाए ताकि वो पश्चिम के तौर तरीकों को अपना करके कुछ सभ्य लोग बन सके। लेकिन यहाँ पर ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपतियों का ऐसा कोई मानवतावादी चेहरा नहीं था, क्योंकि इसके पीछे उनके आर्थिक उद्देश्य और आर्थिक हित है वो छिपे हुए थे। वो भारतीय लोगों, वो किसानों पर टैक्स की दर को इसलिए कम करना चाहते थे क्योंकि किसान की टैक्स की दर कम होगी तो किसान के पास ज्यादा पैसा होगा और ज्यादा पैसा होगा तो हमारे जो कल कारखानों में जो सामान जो तेजी से भारत में आ रहा है उन सामानों को अच्छे से ये किसान लोग हैं वो खरीद पाएंगे। तो ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपतियों ने सिर्फ अपने हितों के मद्देनजर उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को आधुनिक बनाया जाए। आधुनिक बनाया जाएगा तो वो ब्रिटेन के कल कारखानों में बनी हुई विभिन्न प्रकार की उपभोक्तावादी चीजें हैं उनको खरीदेंगे। इसके अलावा अगर वो वेस्टर्नाइजेशन अगर उनका हो गया तो वो पश्चिम के आचार विचार और पश्चिम की जीवन शैली को अपनाएंगे और पश्चिम की अगर वो जीवन शैली को अपनाते हैं तो एक प्रकार से ब्रिटेन के जो सामान है उसकी ज्यादा से ज्यादा बिक्री है वो भारत में होगी। तो एक बार तो यहाँ पर ब्रिटेन के पूंजीपति और उद्योगपतियों का जो तथाकथित मानवतावादी जो चेहरा था कि टैक्स की दर कम करना, उनको मॉडर्नाइजेशन करना, उनके सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों से उनको मुक्त करना या उनको पश्चिम के तौर तरीकों से परिचय करवाना, इसके पीछे उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर ब्रिटिश सामान को आसानी से बेचा जा सके। अगर हम बात करें कि 1813 और 53 ईस्वी की आर्थिक नीति के दौरान ही तो यातायात और संचार के साधनों का भी विकास है इस समय किया गया। यातायात और संचार के साधनों का इसलिए से तेजी से विकास किया गया ताकि वो आर्थिक हित है वो ब्रिटेन के वो तेजी से पूरे हो सके, क्योंकि अगर एक अच्छी कनेक्टिविटी होगी तो कच्चे माल का आसानी से उन क्षेत्रों से उनको ढो करके ब्रिटेन में आसानी से भेजा जा सकेगा और तैयार माल को एक अच्छी कनेक्टिविटी के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाकर के बेचा जा सकेगा। इसलिए वहां पर रेल लाइन की व्यवस्था पर आगे बढ़ा गया, सड़कों का दुरुस्तीकरण किया गया। तो जब भी हम यातायात और संचार के साधनों की भी बात करते हैं तो ब्रिटेन के ज्यादातर पूरे संदर्भ में भारत में किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो, चाहे सामाजिक सुधार के एक्सपेरिमेंट हो, चाहे को कानून के शासन लागू करने की बात हो, उन सब के पीछे उन सब का एक ही उद्देश्य था कि भारत के संसाधनों का इनके माध्यम से ज्यादा आर्थिक शोषण, आर्थिक दोहन है वो किया जा सकेगा। इसके अलावा जब उन्होंने रेलवे का भी लाइन बिछाई तो उसका भी एक उद्देश्य ये था कि दूर दराज के इलाकों में ब्रिटिश सामान की तेजी से आपूर्ति की जाए, भारत के कच्चे माल है उनको दूर दराज के इलाकों से लाकर के ब्रिटेन में भेजा जा सके ताकि ब्रिटेन के कल कारखानों में सामान को उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की कमी है वो नहीं पड़े। इसके अलावा रेलवे के विकास पर इसलिए भी ध्यान दिया गया क्योंकि ब्रिटेन के पूंजीपति और उद्योगपतियों के बाद में बहुत सारा पैसा हो गया था। उन पूंजीपति और उद्योगपतियों की पूंजी को निवेश करने के लिए रेलवे के विकास की और भी कदम बढ़ाया गया भारत में, क्योंकि जैसा कि हम रेलवे के विकास से संबंधित एक अलग व्याख्यान में इसकी व्यापक चर्चा करेंगे, लेकिन इससे संबंधित एक तथ्य यह है क्योंकि ब्रिटेन की जो सरकार ने जो भारत में जो रेल का जो विकास का जो प्रारंभिक खाका खींचा उसकी कुछ इस तरह से योजना पेश की कि रेलवे का विकास है वो निजी कंपनी, निजी लोगों के द्वारा किया जाएगा और निजी लोगों के माध्यम से ही रेलवे का संचालन किया जाएगा और रेलवे के विकास में जो भी वो पूंजी लगाएंगे एक प्रकार से उनको कम से कम 5% के लाभांश की गारंटी दी गई। तो ब्रिटिश पूंजीपति और उद्योगपतियों को एक प्रकार से पूंजी निवेश का सुरक्षित रास्ता भी रेलवे के विकास के माध्यम से दे दिया गया। तो हर जगह हमने जितनी भी चीजों का अध्ययन किया सिर्फ ब्रिटेन के आर्थिक हितों की समृद्धि होनी चाहिए, ब्रिटेन को भारत के हितों के, भारत के आर्थिक ब्रिटेन है के संदर्भ में भारत को जैसे कि इस्तेमाल किया जाना था, यानी एक आर्थिक उपनिवेश ब्रिटेन का है वो भारत बन चुका था इन सारी की सारी आर्थिक नीति और आर्थिक कदमों के माध्यम से।
अगर हम इस प्रकार से अगर हमने देखा पूरा का पूरा जो ये व्याख्यान है कि शुरुआत में जब हमने देखा कि 1657 कंपनी है बाद से बहुमूल्य धातुएं लाती है और बाद में यहाँ से सामान खरीद करके यूरोप के देशों में भेज देती है, लेकिन 1757 और 72 ईस्वी के बीच में जब बंगाल के संसाधनों पर अधिकार हो जाता है तो कंपनी यहीं के पैसों से यह सामान खरीद करके यूरोप और ब्रिटेन में बेचती। बाद में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों के खिलाफ एक बहुत बड़ा सा अभियान चलाया और जिसकी परिणति ये होती है कि 1813 ईस्वी में भारत का पूरा बाजार है ब्रिटेन के उद्योगपति और ब्रिटेन के आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। इसके बाद में भारत है पूरी तरह से ब्रिटेन के आर्थिक हितों की रक्षा करने वाला एक आर्थिक उपनिवेश है वो बनकर के रह गया। भारत के संसाधनों को बुरी तरह से दोहन कर लिया गया और हर प्रकार से जिन वस्तुओं का भी यहाँ पर बेचा गया हो या बड़े पैमाने पर जो अधिकारी और कर्मचारियों का जो संगठन यहाँ पर खड़ा किया गया, उन सब का अंतिम तौर पर से जो भारत का जो धन है किसी भी प्रकार से इंग्लैंड ने चाहे सामान के बेचने के माध्यम से लिया हो या अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन देने के माध्यम से, पूरा का पूरा जो उनकी इस प्रक्रिया में भारत के आर्थिक धन का तेजी से निकास है वो इंग्लैंड की ओर हुआ और इसे ही हम कहते हैं कि भारत में धन का निष्कासन है वो इंग्लैंड की ओर हुआ, जिसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हुए और भारत का जो पहले कभी सोने की चिड़िया कहलाता था यानी संपन्नता के कारण वो एक प्रकार से गरीब और विपन्न देश है वो बन गया। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी आर्थिक नीति है, इसके स्वरूप को और इसकी प्रक्रिया को हमने इस व्याख्यान के माध्यम से समझा और बाद में हम एक अलग व्याख्यान में ब्रिटेन की आर्थिक नीति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को इस आर्थिक नीति ने किस प्रकार से दिशा प्रदान की और भारत को आर्थिक रूप से सूत्रबद्ध करने में इस आर्थिक राष्ट्रवादी की अवधारणा ने कौन सा महत्वपूर्ण काम किया, इसको बाद के हम व्याख्यानों में विस्तार से जानने का है वो प्रयास करेंगे। अब अगर हम इस व्याख्यान से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की बात कर लें तो यहाँ पर काफी संकल्पनात्मक प्रश्न हो सकते हैं और एक प्रकार से भारत में ब्रिटिश शासन के वास्तविक चरित्र को समझने में ये पूरा का पूरा जो व्याख्यान है वो बेहद उपयोगी और है। और मैं कहूँ कि पूरे के पूरे जिसे आप कहते हैं कि अंग्रेजी शासन की भारत में प्रकृति को समझने के लिए और भारत में प्रारंभिक तौर पर जो राष्ट्रीय आंदोलन का आविर्भाव हुआ वो भी इन्हीं भारत के संदर्भ में आर्थिक संसाधनों के दोहन का जो दुष्परिणाम भारत को झेलना पड़ा उसके संदर्भ में ही पैदा हुआ। तो इन सारे बिंदुओं से संबंधित जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। संकल्पनात्मक प्रश्न यहाँ से ज्यादा हो सकते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि भारत से किन कच्चे मालों का निर्यात किया जाता था या कौन सा एक्ट था जिसके माध्यम से ब्रिटेन के व्यापार के लिए भारत को पूरी तरह से खोल दिया गया, या 1853 ईस्वी में जब रेलवे का विकास किया गया तो उसके संदर्भ में सबसे पहले पूंजी किसकी लगी थी और ब्रिटेन का आप कहते हैं इसके अलावा बंगाल के संसाधनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अधिकार है वो कब हो गया। तो इससे संबंधित अगर पूरे व्याख्यान को हम पूरे गौर से सुनेंगे तो हमें भारत के इतिहास को समझने में आसानी होगी और हमें उन चीजों को समझने में भी आसानी होगी किस प्रकार ब्रिटेन की औद्योगिक हितों की रक्षा के लिए भारत की एक संपन्न अर्थव्यवस्था को बलिदान कर दिया गया, भारत को एक आर्थिक विपन्नता के एक गर्त में झोंक दिया गया जिसके परिणाम भारत के लिए बहुत भयंकर हुए और आज भी भारत है काफी हद तक तो उभरने का प्रयास किया, लेकिन 1947 में जिस तरह का भारत वो हमें मिला तो वो अंग्रेजों की इस आर्थिक नीतियों के दुष्परिणाम का ही नतीजा था कि भारत में भयंकर गरीबी थी। इंग्लैंड के इन लोगों ने ब्रिटिश शासन ने भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की स्थापना की और कोई ध्यान नहीं दिया। भारत के लोगों का अगर उन्होंने भारत के लोगों के संदर्भ में कोई कदम उठाए तो उनके पीछे भी उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने आर्थिक हितों की बढ़ावा देना था। भारत के संसाधनों का किस प्रकार से ज्यादा किस युक्ति से शोषण किया जा सकता है, कौन से उपाय के माध्यम से शोषण किया जा सकता है, इन्हीं सब बातों के निमित्त है उसकी आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार की नीतियां हैं वो भी संचालित रही। अगर इस व्याख्यान से संबंधित कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप मुझे अपने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कल फिर एक नए व्याख्यान के साथ मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।